Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. इस सेशन में हम स्टडी करेंगे why the cell is known as basic unit of structure and function, what is division of labor, और फिर उसी की continuity के अंदर what are the main parts of the cell, cell के बुनियादी हिस्से कौन कौन से हैं, और centrifugation. Alright, so details के लिए let's move to the whiteboard. Okay, the question is why cell is the unit of structure and function. तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा आंसर है. सेल चूंकि यूनिट है तो यूनिट्स जो हैं पहले नंबर पे तो स्ट्रक्चरल यूनिट. इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे बहुत से बिल्डिंग्स हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे यूनिट्स ब्रिक्स पे मुश्तमिल हैं, ईंटों से बनी हुई हैं या ब्लॉक से बनी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो अज्साम हैं, जो हमारी बॉडीज हैं, दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो साख्त के एतबार से हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है. हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स हैं, स्किन के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं, आंखों के अंदर कोन्स और रॉड्स के सेल्स हैं. लेकिन ये सब के सब सेल्स चूंकि बना रहे हैं साख्तों को, इस वजह से हम कहते हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स. फिर इसी तरह हर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. मसलन जैसे अभी मैंने आपको बताया, मस्कुलर सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, ये जो हमारा पूरे का पूरा ढांचा है, इनकी जितनी भी हरकतें हम लोग परफॉर्म करते हैं वो स्मॉलेस्ट मूवमेंट्स हैं. हमारी आईलिड्स की मूवमेंट्स हो सकती हैं या हमारी बॉडी की जो बड़ी मूवमेंट्स हैं, मूव करना और रनिंग और जितने भी हम लोग एथलेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उस सब के अंदर मसल्स का एक बड़ा अहम किरदार है. तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि द सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स. फिर इसी के लिए एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, और वो क्या है कि द सेल्स दे कैन परफॉर्म almost all of the activities of life. That's why they are known as functional unit. For example, respiration है, for example, metabolic activities हैं, और digestion है, enzyme activities हैं. ये सब के सब चूंकि perform कर रहा है cell, तो that's why it is also known as the functional unit. Okay? यहाँ पे multicellular organization की अगर हम बात करें तो एक बड़ा ही technical point है, that is known as division of labor. Because humans and plants, they are multicellular living organisms. तो जो multicellular living organisms हैं उनके अंदर ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा जानदार एक ही तरह के सेल्स का बनाओ. हमारे अंदर एक वैरायटी है, एक डाइवर्सिटी है सेल्स की. तो जितनी इकसाम के सेल्स हैं उतनी ही तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिफाइड गोल के लिए. और यूनिफाइड गोल क्या है कि अगर मैं अपनी बॉडी को ऑर्डर देता हूं कि आई हैव टू सर्वाइव, मुझे जिंदा रहना है, तो उस जिंदा रहने के लिए मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे टिश्यूज काम कर रहे हैं, उन बहुत सारे टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल्स काम कर रहे हैं, और वो सेल्स मिल के काम कर रहे हैं. दिस इज नोन एज डिविजन ऑफ लेबर. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, द गैसियस एक्सचेंज सिस्टम, the nervous system, the muscular system, the skeletal system, ये सब systems जो हैं मिल के काम कर रहे हैं. और इन सब systems के अंदर इनके individual cells, जो इनफरादी cells हैं, वो सब के सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन एक गोल को अचीव करने के लिए. तो इसलिए हम कहते हैं this is known as division of labor. Alright, so इसकी easiest definition मैं आपको बताता हूँ कि how you can define the division of labor. The cells are specialized to perform different but specific functions. All right, मुख्तलिफ इक़साम के सेल्स हैं लेकिन मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक यूनिफाइड गोल है जिसको अचीव करना है. दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर.
इसको अगर हम इंडिविजुअली एनिमल्स और प्लांट्स के कुछ सेल्स की एग्जांपल से समझें तो मजीद आपको अच्छी तरह से समझ आ सकती है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं एनिमल सेल्स की, और फिर इसके साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे प्लांट सेल्स की। सो नंबर 1 इन एनिमल सेल्स, अभी जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, द फर्स्ट वन आर द मसल सेल्स। मसल सेल्स primarily their function is to contract and relax. Contraction and relaxation. Contract और relax करने की वजह से हमारी bones, हमारा skeleton हरकत में आ जाता है, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी activities, बहुत सारे जो अपने normal routine के काम हैं वो perform करने के काबिल हो सकते हैं। Okay students, the second one is the nervous cell, और इंडिविजुअल है तो इसलिए हम कहेंगे नर्व सेल। द नर्व सेल, व्हाट इज इट डूइंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? हमारी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारे नर्व सेल्स मिलके, तो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहां पे कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस। इंपल्सेस वो मैसेजेस जो बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से वापस इफेक्टर्स की तरफ यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ जा रहे हैं, that are known as impulses. All right? अब मसल सेल्स हैं, फिर उसके बाद नर्व सेल्स की हमने बात की है। नंबर 3 we have glandular cells. Glandular cells, they are responsible to produce different types of secretions. इसके लिए कोई एग्जांपल आ रही है आपके ज़हन में? Yes, we can say the gastric cells. Gastric cells inside the stomach, जो हमारे stomach के अंदर gastric cells हैं, they are releasing the gastric juice. Gastric juice की वजह से हम अपना खाना हजम करने के काबिल हो सकते हैं। All right? Then number 4, red blood cells. इसकी वजह से हमारा खून जो है वो हमें रेड कलर में नजर आ रहा है। They can also be abbreviated as RBCs, red blood cells. तो red blood cells का क्या फंक्शन है? बहुत सिंपल सा आसान सा फंक्शन है इनका हमारी बॉडी में, और क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, हमारे लंग्स में से जो एयर इनहेल की है हमारी बॉडी ने, उसमें से ऑक्सीजन को अपने ऊपर अटैच करना और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देना। दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ऑलराइट, तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोई भी एक तरह के सेल हमारी बॉडी में कोई एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है एज अ होल सर्वाइव कर रही है, तो हम कहेंगे दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। ऑलराइट, फिर कुछ एग्जांपल्स इसी तरह हम ले लेते हैं प्लांट्स में से। सो द प्लांट सेल्स, कोई एग्जांपल्स आपके माइंड में आ रही हैं? ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज द xylem. Xylem and phloem, मशहूर ज़माना कंपाउंड टिश्यूज इनको हम बोलते हैं, बट इंडिविजुअली दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, तो हम कहेंगे xylem cells and phloem cells. All right, xylem is responsible for conduction of water and dissolved minerals inside it. Okay, एक अहम बात मैं यहां पे बताता चलूं आपको कि जाइलम में हमेशा जो वाटर का फ्लो है दैट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, वो हमेशा रूट्स से लीव्स की तरफ या अपर एरियल पार्ट्स की तरफ होता है, तो दैट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर. ओके, फिर द सेकंड conducting cells inside the plants, they are phloem cells. Phloem, they are responsible for translocation of sugars. Okay, sugars को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. Sometimes leaves अगर sugars बना रहे हैं तो वहां से वो sugars को उठाएंगे और किसी दूसरी जगह जाके स्टोर कर देंगे, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्टोर्ड जगह से शुगर को उठाया जाए
और किसी और जगह पे जाके डंप कर दिया जाए. This is the function of the fluid. All right. Then number 3, वो tissues जिनकी वजह से sugars बन रही हैं, that is known as chlorenchyma. Okay. Chlorenchyma are responsible for synthesis of glucose inside the leaves. Okay, chlorenchyma. इसके नाम से आपको आइडिया होना चाहिए कि it is the chloroplast and chlorophyll containing cell. Then sclerenchyma. Sclerenchyma, it provides support to the plant cells. Okay, then we have parenchyma. Parenchyma, it stores surplus यानी कि इजाफी फूड. जो खुराक सेल की या प्लांट की अपनी जरूरियात से ज्यादा है उसको फिर पेरेन्काइमा सेल्स और पेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है. ये हैं कुछ प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स: जाइलम, फ्लोएम, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ऑलराइट. तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और टेक्निक स्पेशली जो है ये आपको समझनी चाहिए. आपके फ्यूचर में रिसर्च पर्पसेस के लिए आपके काम आएगी ये वाला टॉपिक. ऑलराइट. सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन को सबसे पहले नंबर पे मैं डिवाइड करने लगा हूं इनटू डिफरेंट स्टेप्स. ओके, सो द फर्स्ट वन इज आइसोलेशन. इसको समझें कि ये क्या चीज है. आइसोलेट कर देना, अलहदा कर देना. द सेकेंड वन इज फ्रैक्शनेशन. किसी चीज को उसके मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना. दिस इज नोन एज फ्रैक्शनेशन. देन इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड टर्म है ये, और वही यहां पे अप्लाई होगा मेन प्रिंसिपल. लेकिन मैकेनिज्म क्या है इसका ये मैं अभी आपको समझाता हूं. ओके, सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ दिस टेक्निक जो आपने अपने जहन में रखने हैं. सबसे पहले नंबर पे जो आइसोलेशन है वो सिंपल सी बात, अलहदा कर दो किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसके सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कंपोनेंट, सेल्स के कंपोनेंट्स को अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि उसको उसके ओरिजिनल लिविंग सोर्स से अलहदा कर देंगे. ऑलराइट, दिस इज द आइसोलेशन. ओके, फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप इसमें हम करते हैं दैट इज अ टेक्निक जिसमें हम कोई भी सिंपल सा ब्लेंडर यूज कर सकते हैं या होमोजेनाइजर यूज कर सकते हैं. अब उसमें क्या किया जाता है कि उस बड़े पार्ट ऑफ द टिश्यू को छोटे 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 बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करना जरूरी होता है ताकि उसके कंपोनेंट्स को मजीद डिटेल में ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके. उसकी स्टडी जो है वो पॉसिबल हो सके अंडर द माइक्रोस्कोप और लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देन इज द सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में मेन प्रिंसिपल जो अप्लाई किया जाएगा यहां पे दैट इज व्हाट के सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी ग्रेडियंट्स. जो चीजें हैवी होती हैं वो हमेशा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे आपको नजर आती हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक सीक्वेंस लिखूं कुछ ऑर्गेनेल्स का, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, द सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, द थर्ड वन lysosomes, and the fourth one ribosomes. All right, size के लिहाज से in all of these 4 organelles, nucleus is the biggest and the ribosomes they are the smallest. Okay, तो अब ये जो चारों के चारों organelles हमें नजर आ रहे हैं within the cell, तो इनके अंदर कोई differentiation नहीं है. डिफरेंशिएशन एज इन कि इनको कोई अलग अलग कंपार्टमेंट्स में नहीं रखा जाता. सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है ये, बट जब हमने इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन स्टडी करना है
तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज कि हम इनको अलहदा से आइसोलेट करें और फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को अपनाया जाता है और सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज करते हुए these organelles they are separated। न्यूक्लियस चूंकि सबसे ज्यादा हैवी होता है तो ये उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको सबसे नीचे नजर आएगा, ओके, डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि हैवी है तो दैट्स व्हाई इट विल सेटल डाउन एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ओके। फिर इसके ऊपर द सेकेंड वन विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बाद दूसरे नंबर पे हैवी है, डेंसिटी इसकी न्यूक्लियस से कम है तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद लाइसोसोम्स, एंड बिकॉज द राइबोसोम्स आर द लाइटेस्ट इन दीज 4 ऑर्गेनेल्स, सबसे ज्यादा हल्के, तो वो हमें टॉप के ऊपर नजर आएंगे। फिर इनको वहां से आइसोलेट किया जाएगा और हम अपने ऑब्जर्वेशंस के लिए इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, ये टेक्निक अभी यहाँ पे आपको बड़ी डिटेल में मैं दिखाने लगा हूं कि सबसे पहले नंबर पे हम कुछ टिश्यूज के सैंपल्स लेते हैं, उन सैंपल्स को किसी भी ब्लेंडर के अंदर या ग्राइंडर के अंदर रख के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है, ओके। दैट इज नोन एज होमोजेनाइजेशन, कि हम एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बना लेते हैं जिसमें सेल्स का और उनके टिश्यूज का जो आपस का फर्क है वो देखने से हमें नजर नहीं आता, तो हम कहते हैं हमने इसको होमोजेनाइज कर लिया। ऑलराइट, यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस होल थिंग, ये जो भी हम मीडियम वगैरह यूज कर रहे हैं, इट शुड बी केप्ट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्यों रखा जाता है? ताकि एंजाइम एक्टिविटी स्लो रहे और इंटरनल जो ऑर्गेनल्स या सेल्स जो हमने स्टडी करने हैं वो कहीं डीनेचर ना हो जाए, ओके। तो इस वजह से लो टेम्परेचर पे रखा जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो क्या है कि जब अच्छी तरह उसको डिसरप्ट कर लें या होमोजेनाइज कर लें, फिर उसमें से कुछ सैंपल्स लें और एक मीडियम लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल सुक्रोज सोल्यूशन हो सकता है, अगर न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी कर रहे हैं तो सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया जा सकता है, या फिर सिंपली वाटर को भी लिया जा सकता है, जिसके साथ हमने उनकी डेंसिटी को कंपेयर करना है कि उस मीडियम से हैवियर है या लाइटर है, ये चीज हम बाद में डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या किया जाएगा, इसमें से कुछ सैंपल्स लें और इन सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पुट कर दिए जाएं। अब जैसे ये सैंपल्स आप पुट करेंगे उसके बाद इनको फिक्स किया जाए मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसके अंदर फिक्स करने के बाद आप इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाना स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, मैं अगेन इन्हीं चारों ऑर्गेनल्स पे आऊंगा। अब जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इनको स्टडी करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन आप पहले नॉर्मल सी स्पीड पे चलाएं और फिर उसके बाद जो है उसकी आहिस्ता 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 स्पीड बढ़ाते चले जाएं। तो अब क्या होगा, होमोजेनाइज हमने पहले से कर लिया हुआ है, बहुत सारे जो उसके इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं उनकी डिसरप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूज मशीन को कुछ देर के लिए चलाएंगे, उसके बाद उसको बंद करेंगे, तो फिर टेस्ट ट्यूब्स को सेपरेट कर लिया जाएगा। जब टेस्ट ट्यूब्स को अलहदा से हम ऑब्जर्व करेंगे बाहर निकालने के बाद, तो अगेन वही रिजल्ट्स नजर आएंगे जो अभी मैंने आपको बताए थे। न्यूक्लियस इज द हेवीएस्ट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, तो न्यूक्लियस विल बी एट द बॉटम, ओके। उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर लाइसोसोम्स, एंड एट द टॉप राइबोसोम्स। So this whole technique is known as centrifugation. All right? So इसको अगर लिखना पड़े तो किस तरह से लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यहां पे मेंशन कर देता हूं इसकी स्टेटमेंट। Centrifugation is what? It is a process in which the cells are homogenized, or you can say disrupted, and then the components are separated by spinning
the cells at normal speed and the components that are now organelles are separated due to their density gradients. All right, students, this is centrifugation. Okay, sometimes ऐसा भी possible है कि कुछ components जो कि सेल के अंदर उसके different organelles के साथ attached हैं वो इतने easily अलहदा नहीं होते normal speed पे, तो उसके लिए फिर हमें centrifuge machine की speed बहुत ज़्यादा तेज़ करनी पड़ती है. जब हम उसकी speed बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं तो उसके लिए फिर term use की जाती है ultra centrifugation. ओके, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेम यही चीज ऊपर वाली डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे, लेकिन यू विल ओनली चेंज नॉर्मल स्पीड विद द हाई स्पीड. आप सिर्फ लिखेंगे कि नॉर्मल स्पीड की बजाय हाई स्पीड पे अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है विद इन द सेल्स तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट देयर इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन. This short question is, what are the basic components of a cell? What are the basic components of a cell? किसी भी सेल के कितने बुनियादी कंपोनेंट्स हो सकते हैं? ओके, अब जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं प्रीवियस सेशन में ये बात मैं आपको बता चुका हूं. According to Schleiden and Schwann, there are three basic components of a eukaryotic cell: plasma membrane, the outermost boundary, the cytoplasm, the gelatinous material within the plasma membrane, and the third one is the control center of the cell, that is nucleus. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में कॉमन फीचर है. साइटोप्लाज्म इटसेल्फ इट्स अ कॉमन फीचर. न्यूक्लियस की बेस पे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक स्ट्रीम्स. दो बड़ी क्लासेस बना दी गई हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे, एंड दे कैन बी क्लासिफाइड एज टाइप्स ऑफ सेल्स. और types of cells की वजह से living organisms have been classified. All right, so the first one are prokaryotes. The second one are eukaryotes. Prokaryotes, they are made up of primitive type of cells. पुरानी किस्म के सेल्स हैं इनके पास, और किस वजह से इनको हम कह रहे हैं कि दे बिलोंग टू द प्रिमिटिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? वजह इसकी है दे लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस. इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है. ऑलराइट, अभी जो ऊपर बात मैंने आपको बताई थी कि न्यूक्लियस की बुनियाद पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो डिफरेंट बड़ी क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है. तो उन दोनों क्लासेस में जो पुराने वाले थे दे लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस. ऑलराइट, ऑल्दो इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन दे हैव क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियोइड. एक डेंस रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पे इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसको सस्पेंड करके रखा जाता है. चूंकि इट इज नॉट बाउंड बाय अ डेफिनेट टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, इसके पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो मौजूद नहीं है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये एक प्रिमिटिव टाइप का सेल है. ऑलराइट,
Then what could be the possible examples? Most familiar, bacteria. All right, bacteria best example है prokaryotic cells की, क्योंकि eukaryotic organization से पहले से bacteria जो हैं इस कुराए अर्ज के ऊपर exist कर रहे हैं. Then the eukaryotes. Eukaryotes are complex. In other words, हम ये भी कह सकते हैं they are a little bit advanced than the prokaryotic cells. Then they have a definite nucleus. इनके पास एक well defined nucleus मौजूद है. Alright? और prokaryotes की निस्बत थोड़े ज़्यादा complex हैं. क्योंकि definite nucleus मौजूद है तो इनके अंदर multicellular organization develop हो चुकी हुई है. Alright? ये किस तरह से develop हुई है, न्यूक्लियस का क्या रोल है, ये हम डिटेल में देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर. Well, right now, the eukaryotes, they are further divided into two major classes of living organisms. कौन कौन से हो सकते हैं? Okay. Those who possess a cell wall. कुछ वो हैं जिनके पास cell wall मौजूद है. Alright? And those who lack a cell wall. जिनके पास cell wall मौजूद नहीं है. Okay? So, the first one, plants. The producers of the ecosystem. Directly और indirectly पूरे के पूरे ecosystem को खुराक provide करने वाले जो जानदार हैं, they are the plants. और इनकी जो cell wall है, that is made up of cellulose. Alright? The second group is fungi. And the third one, हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे algae. Alright? ये सब के सब eukaryotes हैं. All of these three groups, they have a definite nucleus. इनके पास एक true nucleus मौजूद है that is membrane bounded. और eukaryotic organization में cell wall वाले तीन बड़े groups ये बना रहे हैं. Okay? On the other side, that group which lacks a cell wall, उसमें हम खुद शामिल हैं. Animal cells. Alright? Animal cell के पास कोई भी cell wall मौजूद नहीं है जो उसकी shape को maintain रख सके. तो this group of the eukaryotic cell, it lacks a good or well developed cell wall. Alright students? फिर इसके साथ ही एक छोटा सा objective part मैं add करता चलूं. About the size of the cell. About the size of the cell, the smallest cells, they can range up to micrometers. All right? Micrometer, 1 into 10 to power minus 6 of the meters. All right? Smallest size इसका यहाँ से start हो सकता है. And the biggest could be as much as size of an ostrich egg. All right? Okay, students? So, this is all about today's topic. इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं. फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला next एक और बड़ी important बात है, that is the microscopy about the resolution and magnification. इसको इंशाअल्लाह next session